नमस्कार फ्रेंड्स। मजदूरों का शहर, मिनी इंडिया, मिनी बॉम्बे हमारा टाटा नगर। और यहाँ पर उप श्रम आयुक्त श्री राजेश प्रसाद जी कि जो अपने आप में मजदूरों के लिए, मजदूरों के हित में सोचने वाले, इनोवेटिव आइडिया रखने वाले यंग ऑफिसर उप श्रम आयुक्त, जो कि मजदूरों के सेंट्रिक होकर मजदूरों के हित को सबसे प्रथम ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। उनसे आज जोहार परिचर्चा में आपसे बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी कि जो हमारे लाखों दर्शकों को उससे फायदा और हमारे राज्य के उन सभी मजदूरों को, देश के उन सभी मजदूरों को एक संबल और ताकत मिलेगी कि उनके लिए भी कोई ना कोई सिस्टम है, कोई ना कोई रहबर है, कोई ना कोई ऐसा अपना है कि जो उनके साथ है, उनके दुख दर्द में है और उनके जीवन को बेहतर करने के बारे में सोचता है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी ऑनलाइन पर। सर, आपके कार्यकाल में कई एक ऐसे घटनाएं हुई, ऐसे मजदूरों के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार छोटी छोटी कंपनियों के साथ में हुआ, लेकिन आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से रिहर्सल किया, मजदूरों को या कंपनी को बैठाकर या फिर उसके साथ बातचीत करके, जिससे मजदूरों के चेहरे पे मुस्कान हमने आपके ऑफिस में आकर वापस जाते समय देखा है कि मजदूर खुश होकर जा रहे हैं, उनको एक हैप्पीनेस उनको फील हो रहा है कि हमको आपके कार्यालय से एक रिलीफ मिली है। सर, उसमें सरकार की भी कई एक योजनाएं चल रही हैं, तो सबसे पहले सरकार की योजना से शुरुआत करते हैं। एक हम लोगों का ई श्रम का व्यवस्था चल रहा था, संगठित क्षेत्र के मजदूरों को काम करने के लिए श्रम में वो जयते का, जिसको हम लोगों ने एक टैगलाइन दिया था। तो सर, उसमें हम लोगों के जिला का या राज्य का कि जहां क्या स्थिति रही है और उसका क्या प्रॉपर आउटपुट रहा है ई श्रम का। देखिए, ई श्रम भारत सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इम्पैनल कर रही है। एक तरह से डाटा कलेक्शन किया जा रहा है ताकि सरकार जब कोई नीति लाए, कोई योजना लाए, तो ये स्पष्ट हो सके कि हमारे पास कितने लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हों या कम इनकम वाले, जैसे छोटा किराना दुकानदार हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, ये सभी लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहलाते हैं। तो ऐसे लोगों का डाटा संकलन हो रहा है। भारत सरकार झारखंड को 1,07,00,000 का टारगेट दी थी कि जो हमारा 2000 का जनगणना था उसके हिसाब से हमारे यहाँ झारखंड में 1,07,00,000 लगभग मजदूर होंगे जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे होंगे। हम लोग अभी तक 92 लाख से अधिक लोगों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन कराया है और अभी भी ये जारी है। कोई भी क्षेत्र में जो या उनके पंचायत में जो प्रज्ञा केंद्र है, वहाँ जा करके अपना इनरोल करा सकते हैं। सर, इसका क्या मुख्य लाभ है श्रमिकों को? अगर वो पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो हमारी विभाग या आपकी विभाग सरकार क्या फायदा उनको देती है? हाँ, अभी सरकार ने कोई स्कीम लॉन्च नहीं की है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि वन नेशन वन राशन कार्ड या आयुष्मान भारत कार्ड, ये सब पूरे भारत में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमें पता, इससे तो आसानी से पता भी चलेगा कि कितने प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे राज्य में जाके काम कर रहे हैं। और यदि सभी लोग राशन कार्ड से यदि आच्छादित नहीं है तो सभी को आच्छादित किया जाएगा। इसी तरह जो डाटा हमारे पास प्राप्त हुआ है उसका लोग सेग्रीगेट करेंगे और जिस स्कीम के लायक होंगे उससे उनको जोड़ा जाएगा। तो भारत सरकार अभी ई श्रम में पोर्टल में जो निबंधित हुए उनके लिए अलग से स्कीम नहीं लाई है, लेकिन भविष्य में आने की संभावना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हम लोगों का शहर जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम या इसके आसपास का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, छोटे मोटे मिला करके लगभग 1200-1400 इंडस्ट्रीज हैं, जो कि सब बड़े इंडस्ट्री, छोटे इंडस्ट्री सब मिला के, उसमें लाखों श्रमिक काम करते हैं। तो लाखों श्रमिकों में कौन सी ऐसी मुख्य समस्याएं हैं कि जो अधिकतर अपने विभाग के पास आती है और उसमें अवेयरनेस की या उसमें अपने विभाग को बहुत काम करने की आवश्यकता पड़ती है और पब्लिक के सपोर्ट की भी अपेक्षा होती है? कौन सा ऐसी समस्याएं ज़्यादातर आती हैं? हाँ, सबसे पहले तो है कि बहुत लोग को ये नहीं मालूम है कि 5 साल काम करने पर उनको ग्रेजुएटी मिलता है। तो अब 5 साल आप काम करते हैं और कभी कभी ठेकेदार लोग इस तरह भी करते हैं बदमाशी कि वो 2-3 महीना पहले उनको कार्य मुक्त कर देते हैं और जो उनको फाइनल सेटलमेंट अपने से उचित समझते हैं उनको दे देते हैं। जो जागरूक मजदूर हैं हमारे यहाँ आते हैं तो हम लोग उनको ग्रेजुएटी भुगतान कराते हैं और
शिक्षक लोग भी इसमें कवर होते हैं। कहाँ जहाँ भी 10 से अधिक वर्कर काम करते हैं, चाहे वो दुकान हो या कोई ऑफिस हो, वो ग्रेजुएटी एक्ट से कवर्ड होते हैं। हर हाल में उनको ग्रेजुएटी यदि 5 साल काम करेंगे तो मिलेगा। यदि किसी कारण से उनका अस्थायी विकलांगता आ जाती है काम करने के दौरान, या फिर किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए 5 साल अनिवार्य नहीं है। यानी यदि कोई मजदूर 2 साल में किसी कारण से डेथ हो गया तो उनके जो आश्रित हैं वो ग्रेजुएटी पाने के हकदार होंगे। तो वैसे लोग भी हमारे पास आवेदन दे सकते हैं यदि उनको एम्प्लॉयर ने नहीं दिया है। इसके बाद आती है मैटरनिटी बेनिफिट का, कि यदि कोई महिला किसी प्रतिष्ठान में पिछले 80 दिन से काम कर रही हो और प्रसूति की स्थिति आती है तो उनको 26 सप्ताह के बराबर न्यूनतम मजदूरी मिलना है। माफ़ कीजिएगा, 26 सप्ताह के बराबर जो उनका मजदूरी है, जो वेतन है वो मिलेगा। उस अवधि में वो अवकाश में रहेंगी। यदि नहीं मिलता है तो इस कार्यालय से या फिर फैक्ट्री इंस्पेक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग उसको दिलाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट भी उनको 3500 रुपया मिलना है। जब वो महिला जहाँ काम कर रही है, यदि 50 से ज़्यादा लोग वहाँ पर महिलाएं काम कर, यदि स्ट्रेंथ है, महिला भले 2 ही 3 हो, तो उनके बच्चों के देख रेख के लिए क्रेच की व्यवस्था करना है। तो इस तरह इसकी भी समस्या हम लोग पास आती है, लेकिन बहुत कम आ रही है। हम लोग चाहते हैं कि ये मामला, क्योंकि यहाँ महिलाएं काफ़ी हमारे क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो उनका मैटर हमारे पास आना चाहिए कि ये सुविधा उनको मिल रही है या नहीं। स्कूल में जो काम कर रही हैं वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल टीचर हों या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ हों। ये सभी जगह लागू होता है, ये सभी फैक्ट्रियों में लागू है। 10 से ज़्यादा जिस प्रतिष्ठान में काम करता है, भले उसमें एक ही महिला काम करती हैं, तो उस पर भी ये कानून लागू होता है। जी सर, इसमें ये देखने को मिलता है क्योंकि हम लोगों का आदिवासी बहुल एरिया है और आदिवासी लोगों में अवेयरनेस की बड़ी कमी होती है। तो क्या ये सब जो आपने बताया, हमारे तो श्रम कानून में बड़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और आप लोग जैसे अधिकारी उसको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि उन मजदूरों के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम कुछ बनाया जाए या चलाया जाए, जिससे कि उन तक जो फैसिलिटी उनको मिली है सरकार से वो उन तक पहुँच सके या उनकी जानकारी उनको मिल सके? समय समय पर हम लोग पंपलेट, पोस्टर वगैरह के माध्यम से या होर्डिंग के माध्यम से जागरूक करते रहते हैं। अभी पिछले महीना ही आपने देखा होगा, हर प्रखंड में हमारा जनता दरबार आयोजित हुआ था डीसी के आदेश से। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने योजनाओं का प्रचार प्रसार किया है। हमारे प्रत्येक पंचायत में श्रमिक मित्र हैं, उनके माध्यम से भी आप अपने अधिकार जान सकते हैं। और हमारा एक टोल फ्री नंबर है 18003456 एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, 18003456 आप इस नंबर पर भी डायल करके आप योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर हमारा समाधान पोर्टल है CLMS झारखंड, ये लिख के भी आप गूगल से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, एक बड़ी विषय है हम लोगों के राज्य में देखने को मिलता है, हालांकि ये सब चीज़ें तो डाटा और आंकड़े की बात है, कि बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन 1986 का जो हम लोगों का एक कानून है, तो एक डाटा आया कि 1991 में जो 11.28 मिलियन था वो 2011 में 12.86 मिलियन हो गया, मतलब बढ़ा है हमारे देश में। तो हमारी राज्य की स्थिति भी अमूमन यही होगी कि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं इसमें बढ़ोतरी हुई होगी। लेकिन सर, क्या बाल श्रम को पूर्णतः निषेध करने के लिए क्या हम लोगों की विभाग कोई ऐसा योजना ठोस बना रही है जिस पर उनको सर्विलेंस के तौर पे देखा जाए, कुछ माने ऐसा एक सिस्टम जिससे कि एकदम ये जीरो टॉलरेंट हो और टॉलरेंस हो उसके लिए, और हम लोग बाल श्रम को बिल्कुल खत्म कर सके, बचपने को बचाने के लिए और राज्य के एसेट को बचाने के लिए? देखिए, बाल श्रम सामाजिक कुप्रथा है, ये बरसों से चला आ रहा है। तो सिर्फ कानून बनाने से या योजना बनाने से ये कुप्रथा समाप्त नहीं हो सकती है। इसमें समाज के सभी लोगों को सहयोग करना होगा, क्योंकि बच्चे हैं जो हमारे देश के भविष्य हैं। आप अपने देश के भविष्य को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में हम सभी को कष्ट होने वाला है। तो बच्चे जो कि उनका एक ही स्थान होता है दिन में पढ़ने का, शाम में खेलने का, इसके अलावा यदि कहीं भी वो पाए जाते हैं तो हमारा देश का भविष्य को खराब किया जा रहा है। तो बाल श्रम कहीं नहीं होनी चाहिए, खासकर 14 साल से कम उम्र के बच्चे हर हाल में स्कूल में उपलब्ध हों, ये हम सभी की जिम्मेवारी बनती है।
हम लोग सरकार ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी गठित की है कि ये स्पष्ट हो कि उस क्षेत्र में जो भी बच्चे हैं वो स्कूल में इनरोल्ड रहे। जी यदि कोई बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है तो ये समाज का फर्ज बनता है कि वो क्यों नहीं आ रहा है, उसके साथ क्या समस्या है वो देखें। हो सके तो यदि हम लोग प्रशासनिक ज़रूरत है तो हम लोग की सहयोग लें। यदि कहीं काम कर रहा है, यदि आपके कहने पर, आपके प्रयास से यदि एम्प्लॉयर उसको नहीं छोड़ रहा है तो अभी जो हमने टोल फ्री नंबर बताया उस पर भी आप हमें सूचित कर सकते हैं। आप वीडियो को, सीईओ को भी बता सकते हैं, थाना में बता सकते हैं। हम लोग ऐसे बच्चों को तुरंत रेस्क्यू करते हैं और सीडब्ल्यूसी के पास प्रस्तुत करते हैं, फिर बच्चा को स्कूल में इनरोल कर दिया जाता है और इनके गार्जियन को भी हम लोग रिहेबिलिटेट करते हैं जिसके लिए वो एलिजिबल है। जी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई कि हम एकदम बिल्कुल एक वाइब्रेंट हैं उस बात को लेकर के कि बाल श्रम नहीं होना चाहिए। बच्चे हमारे राज्य और देश के भविष्य हैं। जी पूरे जून माह में अभियान चलाया गया है जो पूरे झारखंड में लगभग 60 से अधिक बच्चे गए हैं जी और सभी एम्प्लॉयर पर एफआईआर हुआ है। जी आप अवगत होंगे कि 2016 में कानून में संशोधन हुआ है जी और बाल श्रमिकों से काम कराना कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है। जी तो यदि आप ये ऑफेंस कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप पर एफआईआर ही होगा जी और एफआईआर होने पर पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जी तो हम लोगों ने अभी 65 बच्चे लगभग रेस्क्यू किए हैं, जी तो उन सभी एम्प्लॉयर पर एफआईआर हुआ है। जी तो सभी से यही आग्रह करेंगे कि बाल श्रमिकों से काम नहीं लीजिए। 14 से 18 वर्ष के बच्चे हैं तो उनके आपको विस्फोटक जहाँ यूज होता है वहाँ आप काम नहीं ले सकते हैं, माइंस में काम नहीं ले सकते हैं, क्रशर और ईंट भट्ठों में, फैक्ट्रियों में काम नहीं ले सकते हैं। तो इसमें सभी को जागरूक रहने की आवश्यकता है कि यदि ये सब प्रतिषेधित क्षेत्र है, इसलिए ऐसे जगहों पर जो 14 से 18 वर्ष के बच्चे हैं, अल्पवयस्क हैं, उनसे काम न लें और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से तो कहीं भी काम नहीं लेना है। जी और ये दोनों पार्ट कॉग्निजेबल है। ये बहुत बड़ी और अच्छी सुखद खबर है हम लोगों के लिए। सर एक समस्या हमारे पास आई, किसी ने कहा कि बिहार स्पंज का एक ऐसा कोई प्रॉब्लम था, वहाँ पर गांव वाले 4-5 गांव के लोगों ने एक कुछ छोटा सा आंदोलन कर दिया है और एनएच के बगल में नेशनल हाईवे 33 रांची के रास्ते में, टाटा टू रांची, तो उन लोगों का एक ग्रीवांस था। जाते जाते हम लोगों से मिले तो उन लोगों का ग्रीवांस था कि हमको बिहार स्पंज ने निकाला है और जिस कंपनी को चलाने के लिए दी है वो जिम्मेवारी, वो कंपनी कहती है कि पहले की कंपनी से आप रिजाइन करिए तब मेरे पास आकर ज्वाइन करिए। और मामला क्या है कि वहाँ के लोगों ने ज़मीन दिया था, उसके एवज में उनको नौकरी मिली थी। तो ये हमें लगता है कि ज़मीन के एवज में जो नौकरी है और उसके बाद भी उनको कंपनी उनके साथ जो थोड़ा दुर्व्यवहार करती है, तो उसमें सर कुछ विभाग का उसमें एक्शन है या विभाग उस पर क्या विचार रखती है, क्या उस पर विभाग का नियम कानून है? ये मेरे संज्ञान में नहीं है। आके यदि कोई मैटर है जो एम्प्लॉयर के साथ किसी तरह का डिस्प्यूट है जी तो मेरे पास आके डिस्प्यूट दे सकते हैं। हम लोग जो भी विधिवत होगा उनको सहयोग करेंगे। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है सर की वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ सर बात एक थी कि 75% जो हम लोगों के नियोजन नीति में झारखंड सरकार ने नियम लागू किया कि हम लोगों को 75% झारखंड के लोगों को ही नौकरी में रखी जाएगी, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो। तो इसमें कई एक जगह पर कंपनियों में मैंने देखा कि वो बहुत माने एक जैसे कि एक एक्चुअली वो जो होना चाहिए उसको वो पालन करने में थोड़ा सा उनको, तो क्या उन कंपनियों को कहना चाहेंगे जो झारखंड राज्य ने नियम बनाई है, तो उनके लिए आपका क्या कहना होगा 75% का जो नीति है? देखिए, जहाँ आपकी फैक्ट्री चल रही है, जहाँ आपका कोई स्थापना है, जी अब आपको वहाँ पर बाहर से ला के मजदूरों से काम कराते हैं और आसपास के लोगों को नौकरी नहीं देते हैं, तो ये बहुत ख़राब स्थिति होती है कि यहाँ से कमा करके कोई ले जा रहा है और अपना घर परिवार अच्छे ढंग से पाल रहा है और हम इसी प्रतिष्ठान के बगल में रहते हैं या इसी झारखंड के रहने वाले हैं और हमें काम से वंचित किया जाता है। तो सरकार ने 2021 में ये कानून लाया है कि 75% जो होंगे वो स्थानीय को ही आपको प्राथमिकता देना है, जो भी 40,000 से कम वेतन पाते हैं। तो आपके पास 25% तो ऑप्शन खुला रखा हुआ है। जी आपको बाहरी लोगों को देने की मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कानून भी मना नहीं करता है, लेकिन वो रेंज बना हुआ है कि 75% आप लोकल को दें और यदि ये रेशियो आपका नहीं हो पाया है तो आगे आपको ये रेशियो अचीव करना पड़ेगा। नहीं तो डीसी की अध्यक्षता में हर जिला में कमेटी गठित है जो आप पर फाइन भी कर सकती है और केस होगा तो फिर आपको कारावास से भी दंडित किया जा सकता है। उद्देश्य न तो हम लोगों को फाइन करना है और न ही दंडित कराना, उद्देश्य है स्थानीय लोगों को नौकरी दिलाना
कि आप झारखंड में काम कर रहे हैं, आपका फैक्ट्री क्या चल रही है, आपका स्थापना चल रहा है, तो पहले यहाँ के लोगों को आप प्राथमिकता दें। जब आपको यहाँ आपके अनुसार योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट अफसर से या डीसी के समक्ष आवेदन दे सकते हैं कि जिस अर्हता की ज़रूरत मुझे है वो उस तरह कैंडिडेट हमें नहीं मिल रहे हैं, तो वो आपको एग्जाम्पशन प्रदान करेंगे। जी, अब सेकेंड लास्ट नोट पे हैं सर हम लोग कि राजेश सर, जब आप एज ए वाइब्रेंट ऑफिसर, एक उप श्रमायुक्त झारखंड के, और जब आप देखते हैं इस पूरे विभाग को, और ये विभाग के लिए एक बड़ी चैलेंज है कि मजदूरों का हित उनको दिलवाना हर हाल में, तो क्या मन में आता है एक अधिकारी के तौर पे कि हमें क्या क्या काम करना चाहिए जिससे कि हमारे मजदूर के चेहरे पे खुशहाली आए, एक पर्सनल लेवल पे, कि आपके मन में वो भाव आता हो जो बताना चाहते हैं हमारे सभी लोगों से? ये विभाग है ही लोगों को कल्याण करने के लिए, हम लोग श्रमिकों का भी कल्याण कर रहे हैं। यदि कोई एम्प्लॉयर के साथ किसी वर्कर का डिस्प्यूट होता है तो उसको भी रिजोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जब दोनों आपका खुश होकर जाते हैं तो आपको भी खुशी होगी। और आप शुरू में ही बताया कि आप जब यहाँ आ रहे थे या यहाँ से मजदूर को जाते हुए आपने देखा, और जब उनका मैटर सोल्व होता है तो निश्चित रूप से खुशी होगी। हाँ, सही बात है। कुछ ऐसे भी शिकायत आते हैं जिनका कि ग्रीवांस होता है लेकिन उनका शिकायत में सही नहीं होता है, तो वो दुखी भी होते होंगे। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं, ईमानदार प्रयास करते हैं कि जो वर्कर का या जो हक है उसको मिल जाना चाहिए। ऐसे भी विद्वानों ने कहा है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसके हाथ में मजदूरी मिलना चाहिए। तो हम लोग इसी पे विश्वास करते हैं कि यदि मजदूर का राइट है तो वो निश्चित रूप से उनको मिलेगा। ये हम लोग पूरा प्रयास करते हैं उनको दिलाने का। जी सर, लास्ट नोट कि एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉई को, दोनों को अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमारा राज्य विकसित हो, विकसित राज्य बने, एक झारखंड भारत के लिए एक एसेट बन सके, उसमें आपका क्या सहयोग होना चाहिए, उन लोगों का क्या सहयोग होना चाहिए, उस विषय में कुछ उनको क्या कहना चाहेंगे? किसी फैक्ट्री का या किसी स्थापना के लिए एम्प्लॉयर भी इम्पोर्टेंट है, पूंजी भी उनका इम्पोर्टेंट है और मजदूर भी इम्पोर्टेंट है। यदि ये तीनों में समन्वय होगा तभी वो फैक्ट्री, वो प्रतिष्ठान, वो व्यवसाय आगे बढ़ेगा। यदि मजदूर दुखी होगा तो आप खुद सोचें कि कितना मेहनत से वो काम कर पाएगा। लेकिन यदि आप अच्छा प्रॉफिट प्राप्त कर रहे हैं और मजदूरों को भी उसका अंश देते हैं तो मजदूर में अपने उत्साह बढ़ जाता है कि वो यदि हम और मेहनत करेंगे, कंपनी और आगे बढ़ेगी, तो निश्चित है कि हमें भी कल और प्राप्त होगा। तो दोनों पक्ष, तीनों को यहाँ पर संतुलित होकर काम करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर को भी ध्यान रखना है कि उसकी क्या सुख सुविधा है जो हम दे सकते हैं। आप एम्प्लॉयर खुद चैलेंज ले कि यदि किसी एम्प्लॉयर ने कैंटीन का व्यवस्था किया है, वहाँ पर जो सामान उपलब्ध करा रहे हैं, तो हम उससे ज़्यादा व्यवस्था कर दें अपने यहाँ, ताकि हमारे कर्मचारी ज़्यादा खुश होकर मेरी तारीफ करें। और आप ये कर सकते हैं क्योंकि भगवान आपके हाथ में पूंजी दिया है, आप सक्षम हैं, तो निश्चित है कि मजदूर का भी भावना आपके प्रति उतना ही अच्छा हो जाएगा और वो ज़्यादा ही दुगना उत्साह से काम करेंगे। तो सभी लोग मिल कर करेंगे तभी ये विकास होगा, भारत का विकास होगा। और भारत का विकास होगा तो जो हम लोगों ने तय करके रखा है कि हम लोग अगले कुछ वर्षों में तीसरे स्थान और तीसरे अर्थव्यवस्था हम लोग हो जाएंगे, निश्चित रूप से हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के जोहार परिचर्चा में ये मजदूरों के लिए समर्पित था, क्योंकि मजदूरों के पसीने से ही हमारा राज्य बनता है, हमारा देश बनता है। हमारा भारत का जो इकोनॉमी अब 3rd पोजीशन में पहुंचने वाली है, 5 से 3rd, और हम 1 नंबर पे भी पहुंचेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब भाषण दे रहे थे तो उनका एक कहना था कि विश्व का नंबर 1 राष्ट्र बनने के लिए हमने संकल्प लिया है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो उसमें मजदूरों का बहुत अहम रोल होगा। जैसे सर ने कहा कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है और हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि मजदूरों को पसीना सूखने से पहले अगर उनको मजदूरी मिल जाती है तो बड़े वो खुश होते हैं, और उनके पैसे का बरकत, जो एक उर्दू शब्द है, आपके इंडस्ट्री को या आपके स्थापना को लगती है, और वो दिन दूनी रात चौगुनी आपकी कंपनी आगे बढ़ती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही हम झारखंड के विकास को सोच सकते हैं। और मजदूरों के हित में सर का एक और अपील भी था कि किसी को भी कोई ग्रीवांस हो, जो ऐसा लगता हो कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, उसके साथ न्याय नहीं मिला है, तो वो आकर डायरेक्ट सर से बात कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हैं। और बाल मजदूरी को निषेध, ये तो हमारा कर्तव्य है, हम सबों को मिलकर उस पर काम करने की आवश्यकता है। और हम सब लोग मिलेंगे तो राज्य विकसित होगा,
राज्य हमारा विकसित जब होगा तो देश के लिए हम काम आएंगे, और देश विकसित होगा तो पूरे विश्व में शांति और विश्व को मार्गदर्शन कर पाएगा। आज का परिचर्चा यहीं तक। आगे के और एपिसोड के लिए इंडिया टीवी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे कि ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।